नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शुरुआत। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। विपक्ष की मांग चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इंडिगो की उड़ानों में कटौती करेगी सरकार बोली कुछ स्लॉट दूसरी कंपनी को देंगे। 7 दिन में 4500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप का झटका। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी। और एमपी में तापमान 4.2 सेंटीग्रेड पहुंचा। 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन अब सीधे लिए चलते हैं आपको। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों सदनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा में सभापति मौजूद हैं और अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में ये सीधी तस्वीरें हैं। 5% अधिक है और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जोत के छोटे छोटे आकार हैं। किसान दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना करता है, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, इसमें फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। इस बार भी प्राकृतिक आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी आई। महाराष्ट्र में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी कई राज्यों का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यों का दौरा किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं महाराष्ट्र भी गया था, पंजाब भी गया था और जम्मू और कश्मीर भी गया था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। एनडीआरएफ के अंतर्गत पहले से ही फंड उनको उपलब्ध कराया जाता है ताकि तत्काल राज्य सरकारें राहत दे सकें। इसकी एक किस्त जून में और दूसरी किस्त दिसंबर में हम देने का काम करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ के अंतर्गत इस 22 से 25-26 तक की अवधि के लिए 1,28,122 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं ताकि तत्काल सरकारें प्रभावित जनता के लिए राहत पहुंच सके। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद चाहता हूं। पहले एसडीआरएफ के नियमों में 50% से ज्यादा नुकसान हो तो ही राहत की राशि दी जाती थी जब यूपीए की सरकार, लेकिन अब 33% भी नुकसान होगा तो राहत की राशि प्रदान की जाएगी। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ में 4 से लेकर 14 के बीच केवल 38,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़ाकर अब 1,24,000 करोड़ रुपया हो गया है। और एनडीआरएफ का बजट 28,000 करोड़ रुपया था, वही बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। हमने
महाराष्ट्र में भी माननीय अध्यक्ष महोदय जो नुकसान हुआ है उसकी प्रारंभिक भरपाई राज्य सरकार वहां कर रही है और महाराष्ट्र को भी माननीय अध्यक्ष महोदय एसडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत 18,249 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो एक तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत राज्य सरकार को फंड उपलब्ध कराते हैं, वो किसानों को राहत की राशि वितरित करती है, महाराष्ट्र में भी की जा रही है। और दूसरा हमारा प्रमुख काम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, विशेषकर फलों के लिए और सब्जियों के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। पिछले साल 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे 3,69,00,000 किसानों को 26,342 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र के लिए और जिनमें से पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,233 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महाराष्ट्र में माननीय सदस्य ने जो बताया वहां भी किसानों को भरपूर सहायता करेगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि फसल के नुकसान की भरपाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार है। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए राशि देने का काम किया जाता है। अगर हमारे दुरूप पशु की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय गाय भैंस 37,500 रुपया। अगर भार ढोने वाले पशुओं का बैल या ऊंट जैसे उनका नुकसान होता तो 30,000 रुपए, बकरी भी तो 4,000 रुपए और मुर्गा मुर्गी मरे तो भी 100 रुपया कम से कम एक मुर्गा मुर्गी पर देने का कहा जाता है। तो हर तरह के नुकसान को कवर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खेतों में अगर जम जाए, रेत अगर जम जाए, सिल्ट जमा हो जाए तो भी 22,000 रुपए की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। महाराष्ट्र में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, राज्य सरकार चूंकि क्रियान्वित करती है सारी जगह, वहां धन की कोई कमी केंद्र सरकार नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार प्रभावित किसानों के साथ सदैव की है और खड़ी रहेगी। ऑनरेबल मेंबर अध्यक्ष महोदय, मी या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत गारपिटी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या बागायती पिकांच्या नुकसानीचे आकलन करताना वारंवार तांत्रिक अडचणी येतात। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में डॉक्टर के केबिन के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के रोहतक जिला प्रधान डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि हमारी सरकार से 2 मांगों को लेकर जब अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर थे तब सहमति बनी थी, मगर सरकार ने अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने काले बिल्ले लगाकर और पेन डाउन कर काम किया, मगर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मजबूरी में 2 दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया है। हम 8 और 9 दिसंबर की हड़ताल पर हैं। हमारे 90% डॉक्टर मास लीव पर हैं। अब 2 दिन हमारी मांगें पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से सभी अपने नागरिकों को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के अंदर जो है जिला नागरिक अस्पताल के अंदर कोई भी डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं है, और ऐसे हमारे 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी कोई भी स्ट्राइक पर नहीं है। सभी तरह की सर्विसेज जो सरकार का मैंडेट था वो नॉर्मल रूप में फंक्शनल कर रही हैं। जो हमारी एचसीएमएस एसोसिएशन है, आज पूरे हरियाणा में हमारी जो है हड़ताल है, जिसमें ओपीडी की सर्विसेज तथा अन्य सभी टाइप की सर्विसेज जो है हम बंद कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी एचसीएमएस के कैडर के डॉक्टर्स हैं वो सभी हड़ताल पर हैं, और रोहतक में भी एचसीएमएस डॉक्टर्स ने हड़ताल की कॉल की है।
और हमारी हड़ताल पूरे हरियाणा में सफल रही। खबर का रुख करेंगे रोहतक से। अहम खबर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला और राज्य के गंभीर लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने चंडीगढ़ विवाद और हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा SYL नहर के मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट स्टैंड सार्वजनिक करने को कहा। हुड्डा ने सवाल किया है कि SYL पर ठोस पहल क्यों नहीं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने HPSC भर्ती घोटाले और हालिया घोषित परिणामों पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में प्रदेश के केवल 8% युवाओं का चयन हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या ये युवाओं की योग्यता पर सवाल है या भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी। खिलाड़ियों की लगातार हो रही मौत पर हुड्डा ने सरकारी स्टेडियमों के रखरखाव में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने घोषणा की है कि वह स्वयं सभी स्टेडियमों का दौरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर भी सरकार को तुरंत जायज मांगे मानने की सलाह दी है। हुड्डा ने इंडिगो फ्लाइट की तकनीकी खामियों पर केंद्र और DGCA पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि घोटालों में अधिकारियों पर कार्रवाई कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आगामी चुनौतियों के लिए हर तरह से तैयार है और 14 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान रैली में महत्वपूर्ण खुलासे किए जाएंगे। हुड्डा ने कहा कि जनता अब प्रदेश में बदलाव के लिए तैयार है। अगली खबर बलरामपुर से है जहां प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल तातापानी में आगामी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर राजेंद्र कटारा और जिला पंचायत CEO नयन तारा सिंह तोमर ने तातापानी पहुंचकर मेला परिसर और मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया है। महोत्सव स्थल पर बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मकर संक्रांति के पर्व पर आयोजित होने वाले इस बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो बड़ी और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर राजनांदगांव से है जहां शहर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता की। नक्सली के CCM मेंबर रामधेर सहित 12 नक्सलियों ने आपको बता दें रामधेर पर 1,05 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बचे हुए नक्सलियों से भी अपील की है कि छत्तीसगढ़ में बचे हुए नक्सली सरकार के सामने समर्पण कर दें और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार नक्सल मामले पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार नक्सलियों से समर्पण के लिए लगातार अपील भी कर रही है। बस्तर में लगातार विकास हो रहा है और नक्सलियों से 3 AK-47, 1 SLR, 3 इंसॉस, 2 303 और 1 कार्बाइन मशीन जब्त की गई है। कि आप एक बार चलेंगे तो ये घटना बड़ी है और हमारे इस पूरे ही अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा समझाएगा। उन्होंने हम सब के लिए समय दिया है। एक स्थिति आपको ध्यान में है, MMC जोन जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का जोन है, उसके SZC जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो MMC जोन के हेड हैं रामदेव, जो CC मेंबर भी
किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिडमा और एक रामदेव। तो रामदेव ने भी आज पुनर्वास कर लिया है अपने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित डीएम जनदर्शन में जिलाधिकारी समीन बंसल ने 176 शिकायतें सुनी है। घरेलू विवाद, जमीन सीमांकन, आर्थिक सहायता, भरण पोषण, ऋण माफी, पेंशन व प्रमाण पत्र से जुड़े कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं पारिवारिक व संपत्ति विवादों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि समर्थ पोर्टल का संचालन अब पूरी तरह से विश्वविद्यालय करेंगे, जबकि शासन केवल इसकी मॉनिटरिंग करेगा। मंत्री ने विभाग में रिक्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में सेमेस्टर में 90 दिन और वर्ष में 180 दिन कक्षाओं का संचालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर रावत ने शैक्षणिक कैलेंडर का पालन, समय पर प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम, दीक्षांत समारोह तथा छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने के जोर दिए हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल छात्रों की पारितोषिक राशि समय पर भुगतान, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भ्रमण, शिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रत्येक जिले में 2 महाविद्यालयों को ऑटोनॉमस बनाने के भी निर्देश दिए हैं। और खबर रामनगर से है, जहां ग्राम पुछड़ी में वन विभाग की जमीन से हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को पीड़ित परिवारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले रामनगर तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए प्रदेश सरकार, वन विभाग और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रविवार को पुलिस, जिला प्रशासन व वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वन विभाग वन भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था। इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए, जिससे इलाके में भारी नाराजगी है। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और वन कानूनों का भी पूरी तरह से उल्लंघन किया है। जो मांगे हैं वो ये है कि जो कल लोगों को हटाया गया उनको पुनर्वासित किया जाए। पूरे उत्तराखंड में जो बुलडोजर राज चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, रोका जाए। जितने भी लोग बनग्राम गोठ खत्तों में रहते हैं उन्हें वनाधिकार कानून 2006 के तहत पक्का किया जाए, उनको राजग्राम बनाया जाए। इसके अलावा जो वन प्रशासन के जो डीएफओ हैं तराई पश्चिमी के, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के स्नागादेश का उल्लंघन करते हुए लोगों के घर और खेती योग्य जमीन पर बुलडोजर चलाया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पर जनता आई है और कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने, जिसकी जिम्मेदारी है उत्तराखंड के कानून व्यवस्था की रक्षा करने की, उसको अपने बूटों तले रौंदा है। हाथ में इनने एकदम कोई हमको मतलब में कोई हमको सूचित नहीं करा
सूचित किया गया होता तो हम वहाँ पर वो होते, मौजूद होते, अपना कुछ करते। इन्होंने एकदम मेरे फसल में बुलडोजर डाला, एकदम बुलडोजर डाला। मैं गई, आगे गई, स्टे लेके गई तो मैंने ये कहा कि सर मेरे पास स्टे है। कहा तो सर स्टे है कहने तक तो उन्होंने मेरे पे सीधा लाठीचार्ज करा, बदतमीजी से वो करे, लाठीचार्ज करा। 15 जनों ने घेरा मुझे। जो फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग के फॉरेस्ट से हम लोग 9 सेक्टर बनाए थे और 9 सेक्टर्स में हर जगह पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौजूद थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, जो स्टे घूमते मकान किसी को भी टच नहीं किया गया है। अगर किसी का मकान जिसका स्टे था, बहुत बारीकी से उसको रोका गया ताकि किसी प्रकार कोई नुकसान भी ना हो सके। अगर इनके पास भूमि का भी कोई स्टे है कि ऐसी भूमि को नुकसान नहीं हो तो वो डिपो साहब को दे सकते हैं। चूंकि वन विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनके निशानदेही पर सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां विकास प्राधिकरण की अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। विकास नगर, सहसपुर, सेलाकुई, होरोवाला रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाते हुए सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। होरोवाला रोड देहरादून में लगभग 40 से 45 बीघे में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार सेलाकुई में लगभग 5 बीघे क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई है। राहुल धनोला एवं अन्य द्वारा ग्राम शंकरपुर नवोदय विद्यालय निकट कैचीवाला रोड सहसपुर में लगभग 22 बीघे में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां जिले से सटी गंगवा डस्यू घाटी का प्रसिद्ध मौरी मेला, जो कुंभ और नंदा देवी राजजात की तरह हर 12 साल में आयोजित होता है, रविवार 7 दिसंबर से शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक मेले में पांडवों और अन्य देवी देवताओं के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि पांडव और देवी देवताओं के द्वारा यहाँ व्यक्तियों पर अवतरित होकर अलग अलग करतब दिखाते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई चकित रह जाता है। ये अनूठा मेला है अगले 6 महीने तक तमलाग गांव में, अगले 6 महीने कुंडी गांव और कोट ब्लॉक में आयोजित होगा। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने विधायक से इस मेले का राजकीय मेला घोषित करने की मांग की है। विधायक पुरी ने स्थानीय लोगों को मेले को एक अलग पहचान दिलाने का आश्वासन दिया है। लोक कथा के अनुसार पांडव इस क्षेत्र में कुछ दिन रुके थे और ग्रामीणों ने उनकी सेवा की थी। माता तमलाग को माता कुंती का ससुराल और कुंडी गांव को उनका मायका माना जाता है। एक अन्य लोक कथा रानी रुपेड़ा पांडव की धर्म बहन से जुड़ा है, जिनके राज्य को छिन्न भिन्न होने के बाद पांडवों ने दान देकर वापस दिलाया था। आपको बता दें, मौरी की यही संकल्पना इस मेले की आत्मा है। हमारी सम्मानित ग्राम प्रधान के लिए श्रीमती प्रभा देवी नेगी श्रीमती, और अब वो
पौड़ी के यशस्वी विधायक राजकुमार कोरी जी, हमारी सम्मानित ग्राम प्रधान के लिए श्रीमती प्रभा देवी नेगी श्रीमती, और अब वो पौड़ी के यशस्वी विधायक और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैनिक स्कूल पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की सोच को आगे लेने के उद्देश्य से GBR मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। फाउंडेशन पिछले कुछ वर्षों से जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर रही है। 8 दिसंबर को जनरल रावत की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और GBR मेमोरियल के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी और संकल्प लिया कि GBR मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया उनके रिटायर मार्ग पर चलता रहेगा। So in order to really carry forward his legacy for his contributions to the military progress and essentially towards the strategic capability of the country, and the intent of this foundation is to empower the youth and to enable and support them in all and every way possible. Chief Marshal Bhaduria sir, Miss Tarini, Right and Manjeet Negi, and of course ladies and gentlemen, it's a great honor to be here. As we see here that it's a mixed crowd, so that tells us that how General Rawat had his reach. It cross section of the society, what I see here. So now coming on to General Bipin Rawat, who was a scholar soldier and a military reformer, who had an exceptional ability to envision future, a thought leader, an upright yet minimalist persona, whose leadership style endeared him not only to the Indian Army but to the entire nation. मुझे याद है 4 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से देश के प्रथम CDI जनरल बिपिन रावत 4 दिसंबर 2020 को गोरखपुर में पधारे थे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना दिवस के मौके पर, जिसका जो कार्यक्रम इस वक्त भी गोरखपुर में चल रहा है। मैं संक्षेप में 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत के साथ शहीद हुए उन शहीदों के नाम पढ़ना चाहूँगा। उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी, JSL लिड्ढर, विंग कमांडर PS चौहान, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, JWO राणा प्रताप दास, JWO प्रदीप नायक, जितेंद्र कुमार नायक, गुरसेवक सिंह, लांस नायक एस तेजा, लांस नायक विवेक कुमार और हवलदार सतपाल राय का भी इस दुखद दुर्घटना में उनका निधन हुआ था। और अब मैं सैनिक स्कूल गोरखपुर के छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो एक छोटी सी देशभक्ति की प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे।
अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से राज्य सरकार द्वारा वंचित करने तथा उनको विस्थापित करने के मामले पर सुनवाई की। सरकार द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि सरकार इनको विस्थापित कर रही, लेकिन इतनी जगह एक साथ नहीं मिल पा रही, इसलिए राज्य सरकार विस्थापितों के लिए एक प्रपोजल लेकर आई है, जिसमें उन्हें 10 से 15 लाख देकर अपनी सुविधा अनुसार मकान बनाने का अवसर देगी, जिसे लेकर सरकार ने वर्ष 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद उन्हें विस्थापित नहीं किया गया, न ही राज्य सरकार ने उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दी, जबकि उनका ये क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र में आता है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि या उन्हें विस्थापित किया जाए या उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। में एक बड़ी आबादी रहती है जिसको बहुत लंबे समय से विस्थापन की मांग चल रही है, तो कोर्ट में ये विषय आया था कि उनको वहाँ से विस्थापित किया जाना है, क्योंकि वो क्षेत्र वन क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे कई बार मानव वन्यजीव संघर्ष में कई डेथ भी हो चुकी हैं। तो जिसके बाद राज्य सरकार ने उसमें ये आदेशित किया है कि एक प्रपोजल बनाया, कमेटी बना के कहा कि इनके लिए अल्टरनेट लैंड ढूंढी जाए, लेकिन भूमि पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है। तो ये गवर्नमेंट ने अभी ये भी प्रपोजल दिया है एफिडेविट में कि प्रति परिवार कुछ धनराशि 10-15 लाख रुपए वो जो भी एसेस की जाएगी या उनके साथ वार्ता स्वीकार होगी वो उनको अलॉट कर दी जाए, ताकि वो अपना रिहाइश कहीं और बना सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से हम खबर है, कांग्रेस की दिल्ली रैली के लिए समन्वय समितियों का गठन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली में हो रहा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। अभिनव थापर को सोशल मीडिया समिति प्रदेश मुख्यालय, संदीप चमोली को गढ़वाल मंडल का समन्वयक बनाया गया है। किशोर कुमार को कुमाऊं मंडल का समन्वयक बनाया गया। वहीं समिति में राजेंद्र शाह को गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन पंत को कुमाऊं मंडल का समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभिनव थापर को सोशल मीडिया समिति का प्रदेश मुख्यालय का समन्वयक बनाया गया है। किशोर कुमार को कुमाऊं मंडल का समन्वयक बनाया गया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पाड़ली गुर्जर गांव में 5 दिसंबर को सरकारी नाली के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पीड़ित पक्ष के मकसूद ने गांव के कुछ दबंगों पर उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने की नियत से धारदार हथियारों से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। मकसूद का दावा है कि उनके पास जमीन और नाली से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और उन्होंने विवाद से बचने के लिए नाली का उचित रास्ता छोड़ कर ही दीवार का निर्माण शुरू किया था। हालांकि उनके आरोप के अनुसार दबंगों ने आकर दीवार तोड़ दी और उनके बेटों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मकसूद का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें उनके बेटे को लहूलुहान हालत में उनके बेटे को देखा जा सकता है। हमला और दबंगई करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमलावरों पर पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मकसूद ने शासन प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा है। पुलिस ने फिलहाल पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदमी आए और ये लोग आए, बब्बल शाहनवाज और तनवीर और जी एक वो अब्दुल वाहिद और एक साकिब ये काफी 17 ऐसे तो कोई 50-60 लड़के आकर के यहाँ झगड़ा किया और झगड़े में ये दीवार फाड़ दी हमारी और दीवार फाड़ के कहा कि आज तुम हम जान से मारेंगे, छोड़ते नहीं। एक लड़का हमारा दबा लिया, अगर जो मैं यहाँ मौके पर ना हो बूढ़ा आदमी तो लड़का जान से इन्होंने मार दिया था। और वो जो 2 भाई मेरे घायल है, एक ज्यादा सीरियस है, उन्होंने जिन्हें मारा गया है इस जगह के ऊपर। ये जो जगह है ये नाली है सरकारी और वो भी ईदगाह में है। यहाँ के कोने पे सारी नाली ईदगाह में है। अच्छा जी, ये नाली को इधर वो आए थे क्या नाम पटवारी साहब और कानूको साहब, उन्होंने कहा ये 8 फीट मेरे कहने से छोड़ दो, ये घूम तो जरूर आएगा, कर तुम कहते हो तो हम यहाँ निशान लगा देते हैं। हम कहा जी चलो ठीक है, पीछे जो तुम्हारी जहाँ बैठी थी वहाँ हद से ले आओ और थोड़ा यहाँ से घूम दे दियो। हमने उनके कहने से ये घूम दे के और ये कर दिया था। उसके बावजूद भी ये गुंडा टाइप के लोग आए जिन्होंने मुकदमा पहला भी मेरे सिर लगा रखा। वो बब्बल है, तनवीर है, शाहनवाज। और अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर से खबर आपको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है। रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्दी का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा है। मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने शीतलहर की संभावना जताई। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। आज महिला कांग्रेस करेगी पुलिस मुख्यालय का घेराव। और उससे पहले लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट सामने आया है।
राहुल गांधी को संविधान का महत्व जमात को समझाना चाहिए, जो अपने धर्म को संविधान से ऊपर मानती है। डिप्टी सीएम ने यह पोस्ट किया है। राहुल गांधी को संविधान का महत्व जमात को समझाना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो संविधान से ऊपर अपने धर्म को मानते हैं उनको समझाना चाहिए संविधान का महत्व। ऐसा वह डंके की चोट पर कहती है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात कही। इनके बल पर ही कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट कर राहुल गांधी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जमात को राहुल गांधी को समझाना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो धर्म को संविधान से ऊपर मानते हैं और ऐसा डंके की चोट पर उनके द्वारा कहा जाता है। जो अपने धर्म को संविधान से ऊपर मानती है उनको समझाने की जरूरत है। जमात को समझाएं राहुल गांधी। ये पोस्ट के माध्यम से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। तो राहुल गांधी को संविधान का महत्व जमात को समझाना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है। ऐसा वो डंके की चोट पर कहते हैं कि उनका धर्म संविधान से ऊपर है, लोगों को राहुल गांधी समझाएं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है, आपको दिखा दें ये अहम खबर। मथुरा सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लखनऊ से अहम खबर। मथुरा सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम ने अधिकारी को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अगली अहम खबर जनपद बहराइच से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर जनपद बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में घायल दारोगा की हुई मौत। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर। सड़क हादसे में घायल दारोगा गुप्ता की हुई मौत। अज्ञात वाहन ने दारोगा राहुल गुप्ता को मारी थी टक्कर। जनपद बहराइच से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ड्यूटी से लौटते समय दारोगा सड़क हादसे का शिकार हुए थे। इस दौरान वो घायल हुए थे और अब उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। ग्रामीण व राहगीरों ने दारोगा को सीएससी पहुंचाया था। ग्रामीण व राहगीरों ने दारोगा को सीएससी पहुंचाया था। लखनऊ के जीएमयू में चल रहा था दारोगा का इलाज। ड्यूटी से चौकी जालिम नगर लौट रहे थे दारोगा। इस दौरान दुर्घटना में वो घायल हुए। ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने उनके, आपको बता दें, सीएससी पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था और लखनऊ के केजीएमयू में दारोगा का इलाज चल रहा था।
चौकी जालिम नगर में दारोगा राहुल गुप्ता की तैनाती थी। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र गूढ़ चौराहे की घटना है। तो जनपद बहराइच से अहम खबर आपको दिखाना, सड़क हादसे में घायल दारोगा राहुल गुप्ता की मौत हुई है। सड़क हादसे में घायल हुए थे दारोगा राहुल गुप्ता। अज्ञात वाहन ने दारोगा राहुल गुप्ता को मारी थी टक्कर। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया। ड्यूटी से लौटते समय दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें घायल हुए थे दारोगा राहुल गुप्ता। इलाज के दौरान उनको हायर सेंटर रेफर किया गया था। लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा था दारोगा राहुल गुप्ता का। इस दौरान अब इलाज के दौरान राहुल गुप्ता की मौत की खबर सामने आई है। चौकी जालिम नगर में दारोगा राहुल गुप्ता की तैनाती थी। ड्यूटी से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के गूढ़ चौराहे का यह मामला है। अगली खबर हापुड़ से सामने आ रही है। हापुड़ से अगली खबर सामने आ रही है। विद्युत कर्मियों का थाने में हंगामा देखने को मिला है। 3 लाख बकाया होने पर घर पहुंचे थे कर्मचारी। बिजली कर्मचारियों को ग्रामीणों ने पहुंचाया थाने। उपभोक्ता ने लगाया अभद्रता का आरोप। थाना बहादुरगढ़ कस्बे का यह पूरा मामला है। हापुड़ से अहम खबर, विद्युत कर्मियों का थाने में हंगामा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का